वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। आज जो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 7 है। और आज टॉपिक हमारा है एडी करंट एंड फॉल्ट करंट। मतलब ये वो करंट है जो हम नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस हो गए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जिनका हमारे पर्पज़ नहीं था लेकिन वो किसी तरीके से इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन बेसिकली किसी मेटल के अंदर जब हम फ्लक्स में चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसके सरफेस पर एक सर्कुलर करंट ओरिजिनेट हो जाती है जिसको हम एडी करंट कहते हैं। ये एडी करंट बेसिकली क्या है कि ये मेटल की प्रॉपर्टी समझो कि अगर किसी मेटल में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएं तो उसके सरफेस पर एक सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक, जो उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें इसकी डायरेक्शन को पता करना हो तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? इसकी डायरेक्शन पता चलेगी बाय द लेंज लॉ। तो जो डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेंज लॉ। तो लेंज लॉ हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें तो फैराडे कहता है E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी। क्लियर? और क्योंकि इस मेटल प्लेट का रेजिस्टेंस R है तो हम कहते हैं भाई करंट जो होती है वो E बाई आर। तो E की वैल्यू आई आर हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज आई आर माइनस डेल फाई बाई डेल टी। तो यहाँ पर जो एडी करंट की एक्सप्रेशन आ गया डेल फाई बाई डेल टी अपॉन आर इज द एडी करंट। अब इसकी प्रेजेंस को कैसे हम जस्टिफाई करें तो उसके लिए दो एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट है कि हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड टाइप में कोई एक सिस्टम ले लिया और उसके ऊपर एक मेटल प्लेट जो डिस्क की फॉर्म में थी वो उसके ऊपर रख दी है। अब जब हम इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो की डायरेक्शन हमने दे दी। तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक जो सोलेनॉइड्स है, जो सोलेनॉइड्स है इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हैं। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, जब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कराते हैं तो ये डिस्क ऊपर लिफ्ट होने लगती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इसके अंदर कोई मैग्नेटिक बिहेवियर ही नहीं है, करंट ही नहीं है, तो ये कैसे ऊपर? ये दो ही केसेस के अंदर हो सकती है कि या तो ये मैग्नेट हो और ये नॉर्थ पोल है तो इसका भी नॉर्थ पोल हो रखे तो वो ऊपर लिफ्ट अप होगा, अदरवाइज ये मैग्नेटिक बिहेवियर दे रही है। तो ये कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर देगी? तो हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से एक करंट इंड्यूस हो गई है और जो इस मेटल प्लेट के सरफेस पर रोल आउट कर रही है और उसकी जो डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग है। वो क्या, कहां से पता चलेगी? लेंज लॉ से, कि इसके जो करंट की डायरेक्शन होगी उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ऐसा होगा जो इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे। तो उसकी जो करंट की डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज मान ली हमने, ऐसे क्लॉकवाइज मान लेते हैं, चलिए ये क्लॉकवाइज है। तो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? मैग्नेटिक बिहेवियर आप देखें तो डाउनवर्ड होगा। तो यानी कि ये वाला सिरा, ये वाला सरफेस का नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसीलिए इसके अंदर रिपल्शन होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन इससे भी पास आउट करके जा रही है, तो उसके रिस्पेक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है जो उसके सरफेस पर रोल आउट कर रही है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं कि हमने कोई एक मेटल प्लेट मैग्नेट पोल्स के, दो मैग्नेट पोल्स के बीच में रखी है और हमने उसको रोटेट करके छोड़ दिया, या ये कहें कि उसके अंदर हम किसी तरीके से आउटर सरफेस पर करंट फ्लो कराते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ये रोटेट करता है और फिर हम क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक लाइंस को स्टॉप कर देते हैं या उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टॉप कर देते हैं जो इससे क्रॉस आउट हो रहा है। तो ये फ्रीली ऑसिलेशन करता रहता है काफ़ी टाइम तक। लेकिन जैसे ही हम अगेन मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है उसके रिस्पेक्टिवली एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। अब उस एडी करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उसके अपोजिट होगी। तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन हमने दिखा रही है दैट इज क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट है, तो जो एडी करंट है वो क्लॉकवाइज है और उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है। ठीक है? तो दोनों ही बात जस्टिफाई करती है कि यहाँ पर एडी करंट प्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट, ये जो एग्जांपल दिखा रखा है, ये जो डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, एक्चुअल में आपने देखा होगा कि जो जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या
मोटर्स होती हैं उनके अंदर जो मेटल प्लेट्स होती हैं वो एक पूरे कंप्लीट शेप में नहीं होती, उनको कुछ इस शेप में रखा जाता है। उसका कारण यही है कि जो बीच में मैग्नेटिक जो एडी करंट का इम्पैक्ट ज़्यादा है उसको रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट का इम्पैक्ट यहाँ भी होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये जितना सरफेस एरिया ख़त्म कर दिया गया है इससे उसके एडी करंट का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि ये जो करंट है एडी करंट ये सपोर्ट नहीं करते कुछ जगहों पर, ये एक तरीके से लॉस करती है एनर्जी को, अपोजिशन देती है, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट में अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर जो इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट उसके रेस्पेक्टिवली एडी करंट उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा मैग्नेट हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो और ये हीटिंग इफेक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए मिनिमम हीटिंग इफेक्ट करने के लिए, अपोजिशन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट को कम करने के लिए हम मेटल प्लेट को कुछ इस तरीके से कट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स। देखिए एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग का ही एग्जाम्पल है कि अगर हम इसको मैग्नेटिक लाइंस इसके थ्रू पास आउट नहीं कराते, चेंज नहीं कराते, तो उसमें एडी करंट नहीं इंट्रोड्यूस होती, और इंट्रोड्यूस नहीं होती तो ये इसका मोशन स्टॉप नहीं होता। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है कि जब हम किसी मेटल के ऑसिलेशंस को स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होता है, उसकी रिस्पेक्टिवली एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है जो उसके मोशन का अपोज करती है और वो जो ऑसिलेशंस हैं वो रुक जाते हैं। मैग्नेटिक ब्रेक्स इसी तरीके से मैग्नेटिक ब्रेक काम करते हैं कि मोशन के रिवर्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और जो मैग्नेटिक लाइंस को जो मोशन प्रोवाइड कर रही हैं उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं और हमारा मोशन जो है स्टॉप हो जाता है। जैसे कि जैसे ये जितनी भी बुलेट ट्रेन है उन सब के अंदर मैग्नेटिक ब्रेक्स, क्योंकि वो उनका मोशन भी मैग्नेट फील्ड से होता है और उनके अंदर जो ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है वो भी मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है। ऐसे इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स जो हमारे घरों में अप्लायंसेस लगा हुआ है इलेक्ट्रिक मीटर, उसके अंदर जो मीटर रीडिंग देता है वो मीटर रीडिंग एडी करंट के रेस्पेक्टिवली देता है। जो मेन सप्लाई ऑफ करंट है वो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सप्लाई हो जाती है, हमारे हाउस सर्किट के अंदर सप्लाई होती है, लेकिन वो जो मीटर की रोटेशन है वो वहाँ उस मेटल के अंदर एक मेटल लगा होता है, उसके अंदर जो प्रोड्यूस एडी करंट है उससे उस मीटर को रीडिंग प्रोवाइड होती है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। इंडक्शन मोटर में सबको पता है कि जो मैकेनिकल मोटर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर पे काम करते हैं, वहाँ पर एडी करंट क्या करती है, उस मोशन को सपोर्ट करती है, उस मोशन के मैग्नेटिक मोशन के रेस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और सपोर्टिव सिस्टम देती है, रोटेशन देती है और हमारे मोशन जो मोटर के रोटेशंस हैं और बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से स्पीडोमीटर्स है, स्पीडोमीटर्स में भी यही कंसेप्ट लगा हुआ है कि भाई जैसे जैसे मेटल प्लेट्स के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के रिस्पेक्टिवली एक रोटेशन प्रोवाइड होगा और वो मीटर रीड होगा। सिंपली गैल्वेनोमीटर में भी यही कंसेप्ट काम करता है। जो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शंस हैं, वो जो स्टिप डिफ्लेक्शंस हैं, वो भी एडी करंट के रिस्पेक्टिवली ओरिजिनेट हो जाती है। और बाकी जो एनर्जी मीटर्स हैं, जो एनर्जी के इंडिकेटर्स हैं, वहाँ भी एडी करंट्स उन मीटर्स की रीडिंग्स के लिए, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी इनकी डिटेलिंग है, जब इनकी डिटेलिंग वहीं पढ़ेंगे जहाँ आप इन डिवाइसेस को एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हैं या इनका मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, वहाँ इनको बहुत डिटेल में समझाता है। लेकिन फिलहाल हमारे इंफॉर्मेशन के लिए इतना बहुत है कि इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं, क्लियर। अब उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी का एक अपोजिशन कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए, या हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं। एडी करंट बेसिकली क्या कर रही है, ये हीटिंग इफेक्ट भी देते हैं, क्योंकि ये अपोज कर रही है। जब किसी भी चीज़ का अपोज होता है तो एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस हो रही है, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। तो उसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करने के लिए आपने देखा होगा कि जो मोटर की वाइंडिंग है वो एक तरीके की स्ट्रिप के फॉर्म में होती है। कोई मेटल शीट अगर आपके पास है तो उस मेटल शीट को हम, ये मेटल शीट एक नॉर्मल मेटल शीट होती है, लेकिन इस शेप में ना रख के हम इसको क्या है, टुकड़ों में बनाते हैं, इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं, जिससे इनके जो करंट है, जो एडी करंट है, वो एक कंप्लीट सर्कुलेशन ना ले, रोटेशन ना ले सके, और इनके बीच में एक बहुत फाइन स्ट्रिप लगा देते हैं जो इंसुलेटिंग स्ट्रिप है, और उससे क्या होता है कि उसके अंदर एडी करंट का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। बहुत कम एडी करंट प्रोड्यूस होती है। कई बार आपने रियलाइज़ किया हो कि आपके जो कूलर हैं, उनकी जो मोटर्स हैं, उनके अंदर बिना किसी कनेक्टिविटी के भी एक
करंट लगती है, अगर आप उसको छुएं तो उसमें करंट का फील होता है। तो वो जब मोटर के अंदर ये वाला जो फंक्शनिंग है डिसबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ना हो, या मोटर में पानी चला जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे कि उसके अंदर जो एडी करंट है वो प्रॉपर प्रोड्यूस होने लगे, या उसमें एक सर्कुलेशन एडी करंट प्रोड्यूस हो जाए, इंसुलेटिंग जो हमने बना रखा वो ना रहे, तो उससे भी करंट हम तक रियलाइज होती है। ठीक है, जबकि हमने कोई अलग से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कराई है, फिर भी करंट है, तो वो एडी करंट है बेसिकली, जो मोटर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज की वजह से इंट्रोड्यूस हो गई है और वो हमें बाहर भी रियलाइज हो गई है। तो ये बेसिक सा छोटा सा टॉपिक था एडी करंट, और आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। और उन स्टूडेंट्स से और उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है जो हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ आप जितनी भी देर आप वीडियो को देखें, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक इन्फॉर्मेशन और है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि अभी तक हम CBSE से रिलेटेड कोर्स को कंडक्ट कर रहे थे, और अब हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोर्स को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा, जो हिंदी में होगा पूरा, और आई होप आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।